स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं चेतन साहू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज सकेंद्र कक्ष, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिप्टिक सेंट्रल ऑर्बिट्स, हाइपरबोलिक सेंट्रल ऑर्बिट्स एवं पैराबोलिक सेंट्रल ऑर्बिट्स। मैं इसी तरह के मैथ्स के ऊपर यूट्यूब वीडियो बनाते रहता हूँ, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो, और प्लीज इसे लाइक कीजिए इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एसेंट्रिसिटी का मान दीर्घवृत्त कक्ष के लिए, है ना सर, दीर्घवृत्त कक्ष के लिए ई, है ना, एसेंट्रिसिटी हिंदी में बोलते उत्केंद्रता, ई का मान 1 से कम होता है। अति परवलय के लिए क्या होता है? अति परवलय के लिए ई का मान 1 से बड़ा होता है ना। हाइपरबोला के लिए ई का मान 1 से बड़ा होता है। पैराबोला, है ना, परवलय के लिए ई का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि दीर्घवृत्तीय कक्ष मतलब एलिप्टिक ऑर्बिट्स, है ना, हाइपरबोलिक ऑर्बिट्स एंड पैराबोलिक ऑर्बिट, ठीक है, तीनों के लिए हम निकालेंगे कि उसके त्वरण का मान जो है ना, किस पे आर के किस भाग पे डिपेंड करता है, और इसमें वेग का सूत्र निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो वो ध्यान से देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं दीर्घवृत्त कक्ष के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं कि नाभि जो है ना, ये जो नाभि जो है बल का केंद्र है। ठीक है ना, ये जो नाभि जो है यहाँ, ये नाभि, ठीक है, ये नाभि जो है बल का केंद्र है मान लेते हैं। क्योंकि एक बल जो एक स्थिर निश्चित बिंदु की ओर दिष्ट है, गति करता है ना, एक जो बल है एक निश्चित बिंदु की ओर दिष्ट है और गति कर रहा है, ठीक है, और कण द्वारा निर्मित कक्ष दीर्घवृत्त का सकेंद्र कक्ष है। मतलब कि ये जो कण है दीर्घवृत्तीय कक्ष में गति कर रहा है, यही कहलाएगा इसका सकेंद्रीय कक्ष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दीर्घवृत्त का ध्रुवीय समीकरण क्या हो जाएगा? L/R 1 + E cos थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा त्वरण। ठीक है, तो त्वरण का क्या फार्मूला होता है देखिए यहाँ पास। ठीक है, तो अवकल समीकरण क्या निकालने सकेंद्र कक्ष के लिए, कक्ष है ना, सेंट्रल ऑर्बिट्स के लिए अवकल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको, अवकल समीकरण। ठीक है, क्या होता है? u + d² u/d θ² = p/h² अब यहाँ से आप इजीली देख पा रहे होंगे, हमको u का मान निकालना पड़ेगा और d² u/d θ² का मान निकालना पड़ेगा, और ये दीर्घवृत्त का ध्रुवीय समीकरण यहाँ से, है ना, यहाँ से हमको निकालना है पूरा। तो यहाँ इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, देन यहाँ पास, ठीक है, l को नीचे ला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास 1/r होगा इक्वल टू 1 + e cos θ/l। 1/r को हम u के इक्वल लिख सकते हैं ना। ओके, देन यहाँ पास du/d थीटा का मान निकालेंगे, इसका मान हो जाएगा -e/l sin थीटा। अब निकाल लेते हैं d² u/d θ² इक्वल निकाल लेते हैं, तो इसका मान होगा -e/l cos थीटा। ठीक है ना, यहां तक हम निकाल लेते हैं। अब यहां हम रख देंगे u और d² u/d θ² का मान यहां से पुट कर देंगे, है ना, ये वाला मान और ये वाला मान। ठीक है, तो देन यहां हो जाएगा 1 + e cos थीटा। ठीक है, 1 + e cos θ/l प्लस यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ -e cos θ/l = p/h² u²। ठीक है, तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पास 1/l = p/h² u²। देन यहाँ p निकलेगा h²/l u², है ना, h² को ऊपर ऐसे गुणा कर दीजिए और u² को ऐसे बाहर, मतलब कि इसी के गुणांक में ना ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या मान लेते हैं
कि इसको h स्क्वायर बाई एल को हम ले लेते हैं म्यू, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ पर चूंकि लिख लीजिए आप, जहां हम माने हैं कि म्यू इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एल है, तो देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, h इक्वल टू अंडर रूट म्यू एल। ठीक है, ये प्राप्त होगा। तथा हम क्या क्या माने हैं, क्योंकि r इक्वल टू 1/u होता है। ठीक है ना, r इक्वल टू 1/u, या फिर लिख सकते हैं इसको u इक्वल टू 1/r। देन यहां से हम रख दिए u के मान को 1/r। ठीक है, अब यहां पर इजीली देख पा रहे होंगे p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, जो त्वरण है वो r के मतलब रेडियस के, है ना, वो उसके द्वितीय वर्ग के मतलब दूसरे घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलिए मित्रों अब निकाल लेते हैं वेग का सूत्र। तो यहाँ सकेंद्रक कक्ष के लिए किसी बिंदु पर वेग का फार्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ना कोष्टक के अंदर आएगा u स्क्वायर प्लस du बाई डी थीटा और स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ से हम h का मान रख लेते हैं। ठीक है, h का मान यहाँ से रख लेते हैं अंडर रूट म्यू एल स्क्वायर। देन यहाँ u का मान रख लीजिए, क्या आ जाएगा। ठीक है, u का मान रखेंगे तो 1 प्लस ई कॉस थीटा स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, है ना, और डी बाई डी थीटा का मान रखेंगे तो यहाँ पास प्लस माइनस ई बाई एल साइन थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पास म्यू एल स्क्वायर एल, है ना, म्यू एल आ जाएगा बटा में एल स्क्वायर, और यहाँ तो ये गुणा हो जाएगा, मतलब कि ये प्रसार होगा 1 प्लस 2e cos थीटा फिर प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है ना एल स्क्वायर यहाँ से भी बाहर निकाले, एल स्क्वायर बाहर निकाले, यहाँ पास ओनली बचेगा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन यहाँ म्यू बाई एल हो जाएगा, एक तो एल कटेगा यहाँ पास 2 को कॉमन निकाल लेते हैं ना, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास ई कॉस थीटा प्लस 1, तो यहाँ हमें एक को घटाना पड़ेगा। ठीक है, 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा तब बैलेंस हो गए। ठीक है, और यहाँ क्या कर लेते हैं, ई स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, देन अंदर में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान तो 1 होता है ना, तो यहाँ पास ई स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि दीर्घवृत्त कक्ष इलिप्टिक ऑर्बिट्स के लिए उत्केंद्रता का जो मान है 1 से कम होता है, तो हमको इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ये वाला स्टेप को, कि 1 जो है सामने रहे, है ना, तो यहाँ म्यू बाई एल को इसके बाई मिला देते हैं। ठीक है, ई कॉस थीटा प्लस 1 बाई एल, और यहाँ पास 1 को सामने रहे, है ना, क्योंकि हमको क्या शो करना है, यहाँ पास ई को 1 से छोटा है करके शो करना है ना। देन यहाँ हम मान पुट करेंगे, देखिए यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, क्योंकि 1/r इक्वल टू होता है 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है ना, तो इसका इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ई कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, या फिर 1/r लिख सकते हैं। यहाँ पास हम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पास हम ये हो जाएगा 1 प्लस ई कॉस थीटा इक्वल टू 1/r, और यहाँ 2 पहले से। ठीक है, 1/r यहाँ पास पुट कर दिया मैं। अब यहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना, 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहाँ एल का मान निकालना पड़ेगा। एल का मान क्या होगा, देखो एल का मान बी स्क्वायर बाई ए, तो बी का मान क्या आता है, ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर
है ना, ठीक है, b का मान इतना आता है और उसमें स्क्वायर चढ़ा है बटा a, देन यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर बाई a, इसका मान आ जाएगा a 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पास l का मान पुट करेंगे तो देन यहाँ आ जाएगा a 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है। तो देन यहाँ म्यू लास्टली आ जाएगा म्यू 2 बाई r माइनस, है ना, 1 बाई a। यहाँ पास, है ना, इस फॉर्मूले में देख रहे हैं a जो आया है वो, ठीक है, उसको इस तरफ रूप में परिभाषित करेंगे 2a इक्वल टू दीर्घ अक्ष की लंबाई, ठीक है। चलिए मित्रों, अब निकालते हैं कि एलिप्टिक सेंट्रल एक्सिस में गति करते हुए कोई पिंड या कण के लिए आवर्तकाल, है ना, मान लेते हैं कि आवर्तकाल जो है कैपिटल T है और क्षेत्रफल बनाने की दर जो है h/2 है। तो पूरे आवर्तकाल में बनाया गया क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, पाई a b, ठीक है ना, पाई a b, है ना, इसके इक्वल हो जाएगा h/2। एकांक समय में कितना बन रहा है क्षेत्रफल, h/2 बन रहा है ना, तो t समय में कितना बनेगा क्षेत्रफल, पाई a b, जहां a जो है वो सेमी लॉन्ग एक्सिस है, ठीक है ना, और b सेमी शॉर्ट एक्सिस है, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे अर्ध दीर्घ अक्ष, a जो है अर्ध दीर्घ अक्ष है और b अर्ध लघु अक्ष है ना। देन यहाँ पास हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई a b बाय h, देन यहाँ t इक्वल टू 2 पाई a b, h का मान को पुट कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना, क्या होगा अंडर रूट म्यू l। अब l का मान क्या होता है, ठीक है ना, l का मान को यहाँ से पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देन यहाँ पर t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई a b बाई, यहाँ पुट करेंगे तो अंडर रूट म्यू b स्क्वायर बाई a, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो देन t इक्वल हो जाएगा 2 पाई और यहाँ b ऐसे लिख लेते हैं 2 पाई a b और a को जो है ऊपर में डाल देते हैं ना, a की घात 1/2 यदि पावर 1/2, म्यू आ जाएगा यहाँ पास b आ जाएगा, ठीक है। तो देन यहाँ पास t इक्वल टू प्राप्त होगा, यहाँ b और b कटेगा, है ना, और ये जुड़ जाएगा ना, 2 पाई a की पावर 3/2 हो जाएगा बाई अंडर रूट म्यू, ठीक है। ये आवर्तकाल का फार्मूला निकल जाएगा, ओके। चलिए मित्रों, अब हम निकालते हैं अतिपरवलय के लिए, अतिपरवलय कक्ष के लिए हम निकालते हैं कि p किस पे डिपेंड करेगा और वेग के लिए समीकरण निकालते हैं, ठीक है, वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पास जो टोटल स्टेप है ना, यहाँ पास जहाँ तक हल किए वहीं तक इसका भी वैसे ही हल करना है ना लास्ट तक, यहाँ और यहाँ पास हम ओनली यहाँ पर चेंज करेंगे कि E का जो मान है अतिपरवलयी कक्ष के लिए, हाइपरबोलिक ऑर्बिट के लिए एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता का मान 1 से बड़ा होता है ना, ये हमको शो करना है यहाँ पास, ठीक है। बाकी यहाँ तक बनेगा, ठीक है, जैसे कि वो दीर्घवृत्तीय कक्ष के लिए बनाया ना, है ना, सेम टू सेम ये यहाँ तक बनेगा, ठीक है। यहाँ स्टार्ट करते हैं अतिपरवलयी कक्ष के लिए E का जो मान है, एसेंट्रिसिटी का मान है 1 से बड़ा होता है, तो हमको यहाँ पर शो करना है कि E का जो मान है 1 से बड़ा होता है। देन यहाँ म्यू अंदर में लिख लेते हैं 2 E cos थीटा प्लस 1 बाई L, और है ना, इसको E को वो ऐसे इस तरफ लिखिए, है ना, और एक को मतलब कि
ई का जो मान है 1 से बड़ा है करके दर्शाना है, तो ई स्क्वायर का मान भी 1 से बड़ा होगा, है ना। और चिन्ह को बैलेंस के लिए साइन को, ठीक है, तो यहाँ पास प्लस होगा बाई एन, ठीक है। अब यहाँ पास से देख सकते हैं हम 1 प्लस ई कॉस थीटा बाई एल इक्वल टू होता है 1 बाई आर, यहाँ पास पुट कर देते हैं, है ना, 1 बाई आर, तो यहाँ 2 ऊपर में है, ठीक है। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं एल का मान, एल यहाँ पास है नाभिक लंब, ठीक है, एल का मान यहाँ पास पुट कर लेते हैं, तो पर अति परवलय वाला कंडीशन में क्या आता है, बी का जो मान है ना वो अंडर ए, बी का जो मान है ए अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर ई का जो मान है 1 से बड़ा है ना, तो यहाँ पास भी हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास रख लेते हैं एल का मान, यहाँ पास आए ए ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ए ई स्क्वायर माइनस 1, ये कट जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पास प्राप्त होगा हमको, यहाँ पास प्लस चिन्ह है ना, ध्यान रखना, यहाँ म्यू 2 बाई आर प्लस 1 बाई ए, जहाँ अब यहाँ 2a है ना, यहाँ पास परिभाषित होगा 2a नाभिगत जीवा के अक्ष की लंबाई, ठीक है, इस प्रकार से परिभाषित होगा, ओके, ठीक है। अतिपरिवर्ती कक्ष के लिए हम v स्क्वायर मतलब कि वेलोसिटी के लिए इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यहाँ मित्रों परवलयिक कक्ष के लिए निकालते हैं, है ना, तो यहाँ तक तो सेम ही बनेगा, है ना, यहाँ तक जहाँ तक निकाले हैं, जैसे दीर्घवृत्तीय कक्ष के लिए निकाले और अति परवलय, है ना, के लिए निकाले हैं, हाइपरबोलिक के लिए, हाइपरबोलिक ऑर्बिटल के लिए। अब यहाँ भी यहाँ तक जो है ना सेम टू सेम बनेगा पैराबोलिक ऑर्बिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, ये वाले कंडीशन से, ये वाला आएगा P इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब कि ये जो त्वरण का मान जो है ना, कर्ण की नाभि से के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये हमको शो करना है पहला तो, और दूसरा यहाँ पर शो करने के लिए हमको परवलय का मान, जो परवलय के लिए एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता का मान 1 के इक्वल होता है ना, यहाँ पास शो करना पड़ेगा। यानी यहाँ पास v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा म्यू, है ना, और इसको l को इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, e cos थीटा प्लस 1 बाई l, यहाँ पास माइनस 1 और यहाँ पास प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि e का जो मान है 1 के इक्वल है, और ये तो कट जाएगा ना, देन यहाँ पास v स्क्वायर इक्वल टू प्राप्त होगा, ठीक है, म्यू 2 का 2 ऊपर रहने दीजिए, और यहाँ पास e cos थीटा प्लस 1 बाई l का मान 1 बाई r है, तो रख लेते हैं 1 बाई r, देन यहाँ पास v का जो मान v स्क्वायर मान प्राप्त होगा 2 म्यू बाई r, ठीक है, ये आ जाएगा v स्क्वायर के लिए मतलब वेलोसिटी के लिए फार्मूला, ठीक है। आज के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि सकेंद्री कक्ष सेंट्रल ऑर्बिट्स के अंतर्गत एलिप्टिक सेंट्रल ऑर्बिट्स, हाइपरबोलिक सेंट्रल ऑर्बिट्स एंड पैराबोलिक सेंट्रल ऑर्बिट्स के लिए हमने त्वरण एक्सेलरेशन का मान को डिफाइन किया है ना, कि आर के मतलब कि नाभि लंब से जो कण है वो कितनी दूर पर है ना, दूरी है जो है आर है, जो त्वरण है, ठीक है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये जाने हैं। और तीनों कंडीशन में, है ना, एलिप्टिक सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, और हाइपरबोलिक सेंट्रल एक्सिस एंड पैराबोलिक सेंट्रल एक्सिस के लिए हमने निकाला है वेलोसिटी का समीकरण, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। मैं इसी तरह के वीडियो बनाते रहूँगा।